गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है आपका चल कुंडली धारामापी यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये टॉपिक क्लास 12 में बच्चों को ज़्यादातर कंफ्यूजन में रखा होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर डाउट है, कंफर्म नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। आज हम लोग कोशिश करते हैं कि ये डाउट क्लियर हो जाए आपका। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर हमारे पुराने स्टूडेंट हो तो हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जल्दी से हमारा सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाए कोटा, और हम और भी आगे आपको और अच्छे अच्छे वीडियो इसके बारे में बता सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चल कुंडली धारामापी। आपको बताते हैं कि जैसा कि हमने पिछले दो टॉपिक में देखा था कि यदि कोई हमारा आर्मेचर या कोई आयताकार कुंडली होती थी तो वो कुंडली अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तो उस कुंडली पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता था, और वो बलयुग्म आघूर्ण का जो मान हम लोगों ने निकाला था बच्चों, उसका मान आया था साइन थीटा, IAB साइन थीटा। यानी कि ये जो हमारा जिसका हमने वेक्टर रूप लिखा था टाउ इज इक्वल टू I वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो थीटा कोण है ये क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब हमारा क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, यानी कि जब क्षेत्रफल सदिश वेक्टर A और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B इन दोनों के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उस समय कार्य करने वाले जो बलयुग्म आघूर्ण का मान होता है बच्चों वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि साइन 90 का मान हमारा 1 आ जाता है, और तब हमारी वैल्यू टाउ इज इक्वल टू IAB के अधिकतम मान के बराबर होती है। परंतु यहाँ पे देखा जाता है कि जैसे जैसे हमारी वो आयताकार कुंडली घूमती है थीटा का मान बदलता जाता है, क्योंकि हर समय क्षेत्रफल सदिश A और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं हो सकता है। यहाँ पे कुछ अलग अलग कंडीशन पे ये हो सकता था, लेकिन हर कंडीशन पर ऐसा संभव नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए, कुछ ऐसा तरीका लगाया जाए जिससे कि ये जो बल आघूर्ण का मान है, क्योंकि ये थीटा के साथ साथ जैसे जैसे कोण बदल रहा है, कॉइल पे बल लग रहा है, कॉइल घूम रही है, आप ऐसा समझ सकते हैं। मान लेते ये कॉइल है हमारी, तो यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन में देखते हैं तो इस कंडीशन में देखते हैं तो अगर चुंबकीय बल रेखा इधर हम मान लेते हैं और इसका क्षेत्रफल सदिश नीचे की तरफ है, तो अभी क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री है। लेकिन अगर ये कॉइल ऐसे मूव कर जाती है तब इसका क्षेत्रफल इधर और चुंबकीय क्षेत्र इधर, यानी कि क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण अब 90 डिग्री नहीं रहा, और इस प्रकार ये कॉइल मूव करती रहती है ना। तो ऐसे मूव करते करते ये 0 से लेकर 360 डिग्री तक अलग अलग कोण पर अलग अलग ये मान बनाती है। तो हम कुछ ऐसा करें ताकि क्षेत्रफल सदिश A और क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण 90 डिग्री ही बना रहे, उसके अलावा बच्चों कुछ ना हो। तो इसके लिए जो हमारा तरीका होता है उस तरीकों को ही हम चल कुंडली धारामापी में प्रयोग करते हैं। लेकिन पहले हम वो तरीका जान लेते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिसकी सहायता से हम इस थीटा के मान को ऑलवेज, यानी कि कुंडली कितना भी क्यों ना घूम जाए, लेकिन उसका क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाए। अब एक बार हम थोड़ा सा पुराना फिगर यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। ये थी हमारी चुंबकीय बल रेखाएं। पहले एक आर्मेचर बना लेते हैं, और ये बल रेखाएं थी। इस समय इसका क्षेत्रफल अगर हम देख रहे हो तो बाहर की तरफ है ऐसे,
या भीतर की तरफ है, यानी कि लंबवत है, पृष्ठ की लंबवत या बोर्ड की लंबवत बाहर की तरफ है। और बल रेखाएं कुछ इस प्रकार है, यानी कि इस समय इस कुंडली के क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच का जो कोण है, इसका क्षेत्रफल मैंने कहा ठीक बाहर की तरफ है। आप इसे ऐसा भी दिखा सकते हो, यानी कि बाहर की तरफ हम प्रेजेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा इसको समझ सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में है और क्या बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है, अर्थात अभी बीच का कोण कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन ये कॉइल मूव भी करती है, यानी गति भी करती है, इसलिए ये क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण निरंतर बदलता रहता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर थीटा बदलेगा तो थीटा के आधार पर हमारा टोभी यानी कि बल युग्म आघूर्ण भी बदलता रहेगा। अब हम चाहते हैं कि थीटा का मान बदले ही ना, और थीटा का मान नहीं बदलेगा तो टो का मान भी नहीं बदलेगा। इसलिए अच्छा, इसके फर्क बदलने से फर्क क्या पड़ता है, फिर पहले मान लेते हैं अभी यहाँ पे बीच का कोण 90 डिग्री था, तो अभी तो बल अधिकतम लग रहा था, लेकिन जैसे कुंडली घूमी तुरंत थीटा का मान बदल गया। जैसे ही थीटा का मान बदला वैसे ही बल युग्म का जो आघूर्ण था, यानी कि जो फाइनली इस पर लगने वाला बल, इसे घुमाने वाला जो बल था वो घट जाएगा। और बल के घटने की वजह से हम वो चीज ठीक नहीं माप पाएंगे जिसके लिए हम इसका निर्माण करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि ये गोलाकार चुंबकों का प्रयोग कर लेते हैं। यहां से ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब होता क्या है कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ पोल से केंद्र की तरफ चलती हैं, इस तरफ, क्योंकि इन्हें पृष्ठ के लंबवत ही निकलती हैं। हमेशा जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ से लंबवत ही निकलेगी, और इसलिए ये सभी बल रेखाएं केंद्र पर ही जाकर मिलती हैं, इस प्रकार। और ये नॉर्थ से अब साउथ पे यहां से ये चलेगी और इस पर टकराने के लिए, तो इस पर ये जो वृत्ताकार भाग है इस पे भी ये लंबवत ही होंगी। आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब होता क्या है कि यहां से देखो, ये हमने चुंबक जो था, यहाँ पे जो हमारा आयताकार चुंबक था या हम कह सकते हैं घनाकार चुंबक था, उस चुंबक को हमने कैसा ले लिया, गोलाकार ले लिया। और चुंबक की इसमें किस गुण का हमने प्रयोग किया कि चुंबक के जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ पोल के ठीक लंबवत बल रेखाएं निकलती है, एकदम परपेंडिकुलर, और तो साउथ पोल में ठीक लंबवत प्रवेश भी करती है। और हम जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, या त्रिज्या जो उसकी होती है वृत्त की परिधि पर लंब होती है। तो ऐसी स्थिति में हम देखें कि सारी बल रेखाएं इस गोलाकार चुंबक, जो गोल चुंबक ये निर्माण हुआ है, उस गोल चुंबक के केंद्र पर एकत्रित होंगी, क्योंकि नॉर्थ से निकलेंगी तो सब लंबवत ही निकलेंगी, लंबवत लंबवत लंबवत, तो ये सब त्रिज्या का काम कर रही है और ये केंद्र पर जाकर मिल जाएगी। और फिर यहां से, क्योंकि ये लंबवत प्रवेश भी करती है, लंबवत निकलती भी है और लंबवत प्रवेश भी करती है, तो इसलिए ये लंबवत जब प्रवेश तो कर लेती है लेकिन ये त्रिज्या बन जाती है। अब सर इसमें आयताकार कुंडली रखें तो क्या होगा, चलिए रख के देखते हैं, इसका भी निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई कि अगर हम गोलाकार चुंबक का प्रयोग करते हैं तो निकलने वाली जो बल रेखाएं होंगी बच्चों, वो पृष्ठ के लंबवत होने के कारण ये अपने केंद्र पर जाकर मिलेंगे। आगे समझते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमने एक आयताकार कुंडली ली और उस कुंडली को ये इस पे आयताकार कुंडली ली, ये बना दी कुंडली है हमारी, और इसे रख दिया नॉर्थ और ये साउथ पोल। अब सोचो यहां से हमें क्या रखना था कि ये आयताकार कुंडली थी और इस समय इसका क्षेत्रफल बाहर की तरफ था
और चुंबकीय बल रेखा इधर की तरफ थी और दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री था। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं ये बल रेखा थी और क्षेत्रफल इसका बाहर की तरफ था और बीच का कोण कितना बन रहा था यहाँ पे 90 डिग्री का, कुछ ऐसा। ये देखिए इनके बीच का कोण 90 डिग्री था। यही चीज हमें ऑलवेज क्रिएट करनी थी। अब आप देख सकते हैं ये बल रेखाएं हैं, और ये प्रवेश करेंगी। ये अब आप देख सकते हैं कि हमने एक ऐसे बॉक्स लिया था। बॉक्स से आप समझ सकते हैं ये आयताकार कुंडली ही है। आप सर जी कहेंगे सर जी ये गोलाकार है, ये गोलाकार नहीं है। इसका हमने जो व्यू दिखाया है वो थोड़ा सा इसका फ्रंट व्यू दिखाया है। अगर हम इसे समझने का प्रयास करें, हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे हमारे पास कोई गोलाकार पदार्थ हो, या चौक को ही हम समझ लें, या चौक के माध्यम से ही समझ लेते हैं। जैसे ये चौक का हमारा एक बेलन था, इस बेलन पे हमने ऐसे तार लपेट दिया, ऐसे तार लपेट दिया और ऐसे तार लपेट करके ऐसे करके इसे इस प्रकार ऐसे रख दिया है और इसका ये फ्रंट वाला व्यू आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जब यहाँ पे हम इसके दोनों तार निकाल लेते हैं, एक तार ये और एक तार ये, प्लस और माइनस। अब जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे किसी बैटरी के माध्यम से, वैसे ही ये कुंडली पर बलयुग्म आघूर्ण लगेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में ये कुंडली रखी हुई है और ये कुंडली घूमने का प्रयास करेगी। जैसे ही ये कुंडली मूव करेगी, चाहे ये कुंडली इधर मूव करे और ये चाहे कुंडली इधर मूव करे, जैसे ये कुंडली घूमेगी आप देख रहे होंगे कि ये बल रेखा इन लपेटे गए तारों के क्या है, लंबवत है। जब ये कुंडली इधर घूम जाएगी, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि कुंडली इस प्रकार घूम जाए, यानी कि इसके तार ऐसे दिखने लगे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बल रेखाएं हैं अब तार के लंबवत आ गई। यानी कि अब ये चाहे जितना घूमे, कोई ना कोई चुंबकीय बल रेखा इस तार के लंबवत ही होगी। यानी कि अब इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली, जो आयताकार कुंडली थी, ये दोनों हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तथा अब इस स्थिति में इस कुंडली, आयताकार कुंडली पर लगने वाले जो बल का मान होगा वो हमेशा के लिए अधिकतम हो जाएगा, न मानिए घटेगा न मानिए बढ़ेगा। तो हम इसी चीज का प्रयोग गैल्वेनोमीटर में करने वाले हैं, यानी कि ऐसे उपकरण का प्रयोग करने वाले हैं। गैल्वेनोमीटर सवाल आता है, सर जी गैल्वेनोमीटर होता क्या है? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा का मान और उसकी दिशा दोनों चीजें बताता है। अर्थात हम यहाँ से बड़ी आसानी से धारा की दिशा और धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक ऐसे मापांक बना होता है, इसका शून्य बीच में होता है ना, और इसमें एक सुई लगी होती है जिसे हम सूचित करने के लिए प्रयोग करते हैं। और इधर आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे होते हैं। जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि ऐसे ही इसके दोनों तरफ एक चुंबक लगा देते हैं, इधर भी और इधर भी, और इसके बीच में एक ये कुंडली, ये कुंडली रख देते हैं। ये चुंबक आपका नॉर्थ होता है, ये चुंबक आपका साउथ होता है। जैसे ही इस कुंडली के चालक तारों में हम धारा प्रवाहित करते हैं, वैसे ही कुंडली हमारी क्या होती है, मूव कर जाती है। और मैंने बताया कि अभी जब ये वाली कंडीशन थी कि चुंबकीय बल रेखा एक समान जा रही थी, वो किसी त्रिज्या पर नहीं मिल रही थी, उसमें क्या हुआ था कि प्रॉब्लम आ रही थी कि थीटा का मान निरंतर बदलने की वजह से बलयुग्म आघूर्ण बदल रहा था। लेकिन अब क्या है कि जो धारा हम प्रवाहित करेंगे, उस धारा के कारण इस आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल का जो परिमाण है वो बदलने वाला नहीं है। अब जब तक धारा प्रवाहित करेंगे तब तक इस कुंडली पर इस चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण
टाउ का मान होगा वो हमेशा कितना होगा, IA B ही होने वाला है। अर्थात अब इस पर लगने वाला बल युग्म गुण निश्चित हो चुका है, जो किस पर डिपेंड करेगा, IA B पर करेगा। यदि हम कुंडली में मान लेते हैं फेरों की संख्या n है, लगने वाला कुल बल युग्म का गुण NIA B हो जाता है, यानी कि फेरों की संख्या इसमें हम गुणा कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा गैल्वेनोमीटर। अब क्या ये ऐसे ही काम करता है जैसे हमने धारा प्रवाहित की, और धारा प्रवाहित करते ही ये कॉइल पर ये चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है, और बल का परिमाण मैंने बता ही दिया हमेशा इक्वल होता है। ये कॉइल खट से घूम जाती है और बता देती है कि धारा का परिमाण और धारा की दिशा किधर है, यानी कि धारा इस तरफ बह रही है, धारा इस तरफ प्रवाहित हो रही है। अब क्या ये मान लो सुई घूम जाती है, हमने धारा प्रवाहित की, सुई घूम गई। अब ये वापस कैसे आती है, वापस आने के लिए बेटा इस पर यहां पर इस कुंडली के बीचों बीच में एक स्प्रिंग लगाई गई होती है, और ये स्प्रिंग ऐसे जैसे आपने देखा होगा बच्चों का जो खिलौना आता है उसमें ऐसे चाबी लगाते हैं, तो उसमें एक चाबी लगाने के लिए स्प्रिंग लगी होती है जो हमारी ऊर्जा को अपने अंदर स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित कर लेती है। वही चीज यहाँ पे होती है। यहाँ पर भी इस कुंडली के ऊपर, ये जो कुंडली हमने रखी हुई थी इसके ऊपर एक ऐसे गोलाकार स्प्रिंग लगी होती है। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, यही चीज मैंने यहाँ भी बना रखा है, बस फर्क क्या है, यहाँ भी एक ऐसी स्प्रिंग ऐसे लगी होगी और यहाँ से भी एक ऐसे मीटर लगा होगा, यहाँ पे मापांक बना हुआ, बीच में 0 होगा, इधर पैमाना इधर पैमाना। तो ये होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। अब होता क्या है कि जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं, चाहे इसमें, वैसे ये स्प्रिंग घूम जाती, सॉरी ये हमारा आर्मेचर घूम जाता है, और जब ये घूमता है तो विद्युत ऊर्जा के द्वारा जो इस पर बल युग्म का आघूर्ण है, या जो हमने ऊर्जा दी है, वो ऊर्जा स्प्रिंग के अंदर रिस्टोर हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। जैसे मैंने बताया उसके बारे में कि खिलौने में हम चाबी लगाते हैं तो हमारी ऊर्जा उसमें स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक वही चीज यहाँ भी होता है। जब हम वहां तो हम बल हम खुद लगा करके ऊर्जा दे रहे थे, और यहाँ पे ऊर्जा देने का काम बैटरी करती है। जैसे ही बैटरी से हम ऊर्जा देते हैं बच्चों, वो स्प्रिंग के अंदर स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, और जब से जैसे जो संचित हो जाती है, और उसी ऊर्जा से जैसे बैटरी हम हटाते हैं, उसी ऊर्जा को वो गतिज ऊर्जा में, जैसे हम खिलौने की बात कर रहे थे, चाबी भरने के बाद छोड़ दिया तो चलने लगता है। वही चीज यहाँ पे हुआ कि बैटरी लगाया, और बैटरी लगाने के बाद हमने जैसे इसे बंद किया, वैसे ही वो रिस्टोर की गई ऊर्जा से वापस अपनी सुई पर आ जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, और आगे बात सुनते हैं। इसकी संरचना तो हो गई। आगे देखते हैं, समझते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब हमने बैटरी के माध्यम से, एक बार फिर से बना लेते हैं थोड़ा साफ साफ, ये हमारा आर्मेचर था, ये कुंडली थी, और इसमें एक ऐसी स्प्रिंग लगी हुई थी, और एक मीटर पैमाना ऐसे लगे हुआ था, और ये 0 था, 1 2 3 1 2 3 इधर भी था, और हमने इसमें धारा प्रवाहित की प्लस माइनस। तो जो धारा से इसने ऊर्जा ली थी, उस ऊर्जा को अपने स्प्रिंग के अंदर संचित कर लिया घूमते समय, क्योंकि जैसे धारा प्रवाहित करेंगे कुंडली पर बल लगेगा, और बल की गाड़ी ये घूमेगी। जब घूमेगी तो स्प्रिंग ऐंठ जाएगी, और जैसे ही हम धारा को हटाएंगे, वैसे स्प्रिंग वापस अपनी स्थिति में आने के लिए सुई को वापस 0 पर लाकर छोड़ देती है। अब होता क्या है कि हम इसको जितनी ऊर्जा देते हैं, उस ऊर्जा को ये किस रूप में बदलता है। अब आइए समझते हैं कि जब ये अपनी नॉर्मल स्थिति में होगा, यानी कि हमने बैटरी यहां से जोड़ दी, तो जो बैटरी जोड़ते ये सुई खट से यहां से क्या होती है, घूम जाती है। अब हमने जो बैटरी जोड़ी मान लेते हैं, उस बैटरी के कारण जो धारा उत्पन्न हुई, वो धारा कितनी थी, I थी, और यहाँ पे उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र हम कितना मान लेते हैं, B मान लेते हैं, और इस कुंडली में फेरों की संख्या हम कितनी मान लेते हैं, L, और इसका क्षेत्रफल कितना है, A है। अगर इस कुंडली में फेरों की संख्या N, कुंडली का अनुप्रस्थ काट का या अवंडली का जो क्षेत्रफल है वो A है, चुंबकीय क्षेत्र B है, और इससे बहने वाली बैटरी से धारा I है, तो कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का जो आघूर्ण होगा
टाउ का मान ये बल युग्म का गुण N I A B ये होगा, यानी कि इस कुंडली पर इस बैटरी के द्वारा इतना बल कार्य कर रहा है और ये बल का विरोध ये इसमें लगी स्प्रिंग कर रही है। जब स्प्रिंग द्वारा आरोपित बल का मान कुंडली द्वारा आरोपित बल के मान के बराबर, क्योंकि कुंडली घूम के स्प्रिंग पे बल आरोपित कर रही है और स्प्रिंग उसे घूमने से मना करेगी, उसका विरोध करेगी। लेकिन जब कुंडली द्वारा आरोपित बल स्प्रिंग द्वारा आरोपित बल के बराबर हो जाएगा तो उस समय हमारा ये गैल्वेनोमीटर अपनी नॉर्मल यानी कि अस्थायी अवस्था में होगा। और अस्थायी अवस्था में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बलयुग्म का आघूर्ण यानी कि ये जो बलयुग्म का आघूर्ण है, इस पर जो बलयुग्म लग रहा है कुंडली पर, ये बलयुग्म का आघूर्ण प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण की प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के बराबर होगा। यानी कि स्प्रिंग द्वारा कुंडली पर आरोपित बल और कुंडली द्वारा स्प्रिंग पर आरोपित बल, जो ये स्प्रिंग द्वारा कुंडली पर आरोपित बल होता है इसी को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। और बल युग्म का आघूर्ण हमने बताई दिया टाउ बराबर NIAB के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका बल युग्म का आघूर्ण हमने लिखा ही है टाउ, और प्रत्यानयन बल आघूर्ण किसे कहते हैं, आप कह सकते हैं K और फाई कौन है और के कौन है। के जो होता है यहाँ पर स्प्रिंग का ऐठन गुणांक होता है, ये बोलते हैं ऐठन गुणांक किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं जैसे अलग अलग धातुओं को मोड़ने के लिए हमें उतनी ही पतली तारों पर अलग अलग बल लगाना पड़ता है, यानी कि समान मोटाई तथा समान लंबाई की अगर हम चार अलग अलग पदार्थों के तार लेते हैं तो उनको दबाने के लिए, उन पर उनको खींचने के लिए जो बल की आवश्यकता, उनको ऐठने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है वो अलग अलग होती है। तो जो ये बल की मात्रा या अलग अलग बल का मान जो आरोपित करना पड़ता है उसी को हम कहते हैं ऐठन गुणांक करते हैं। तो यहाँ पर फाई कौन है, फाई का मतलब जब ये कुंडली घूमती है तो अब जीरो अवस्था यानी कि जब ये नॉर्मल पोजीशन पे प्रारंभ में बिना बैटरी जोड़े होती है तो ये अपनी साम्यावस्था में होती है, उस समय इसका मूवमेंट 0 डिग्री होता है। लेकिन जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं वैसे ये 0 डिग्री से मूव करना यानी कि घूमना स्टार्ट कर देती है। तो ये होता है कोण, यानी कि अपनी साम्यावस्था से घुमा हुआ कोण की 10 अंश घूमी, 20 अंश घूमेगी थी, 30 अंश घूमी। तो ये ऐठन गुणांक गुणे घुमा हुआ कोण का मान ये बराबर होगा बल युग्म आघूर्ण टाउ के। और इन दोनों के अगर मान रखते हैं तो ये आ जाता है हमारा NIAB इज इक्वल टू K फाई। यहां से हम परिपथ में बहने वाली धारा I का मान निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू आपका हो जाएगा K फाई बाई NAB। यहाँ पे हम आगे बढ़े तो कह सकते हैं कि किसी स्प्रिंग के लिए जो ऐठन गुणांक होता है वो नियत होता है, यानी कि ये भी कांस्टेंट है। किसी भी गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेट यूज करेंगे उसका चुंबकीय क्षेत्र भी नियत होगा। किसी गैल्वेनोमीटर में जिस कुंडली का प्रयोग हमने कर रखा है कुंडली का क्षेत्रफल भी फिक्स ही होगा। ऐसा नहीं है कि हर कुंडली का हम क्षेत्रफल बदलते रहेंगे। दूसरा है फेरों की संख्या, यानी कुंडली में जो फेरों की संख्या का इस्तेमाल किया गया है वो फेरों की संख्या में भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अर्थात कहीं न कहीं K, L, A और B ये सब कांस्टेंट है। अगर इन सबको नियत मान लिया जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी कि प्रवाहित धारा का मान उसके घूमे हुए कोण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू K फाई C फाई, जहां पे हम C को या यहाँ पे एक कांस्टेंट कोई भी यूज कर लेते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा यह रहता है I प्रोपोर्शनल टू फाई, या मैंने कहा कि इसे हम पूर्ण रूप से अगर लिखें तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लेते हैं K डैश और फाई, जहां पे K डैश क्या होता है, ऐठन गुणांक होता है।
जहाँ के क्या होता है, ये धारा परिवर्तन गुणांक होता है, यानी कि इन सभी बातों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन्हीं के आधार पर किसी कुंडली में कितना विक्षेप उत्पन्न होने वाला है इस बात का निर्धारण किया जा सकता है। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि किसी भी गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है तथा इसके बारे में हम खूब विस्तृत से जानकारी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़ो, मस्त रहो, जय हिंद।